1861 पहला लिखे वो हो चुका है, 58 हो चुका है। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम, हाँ बोलिए, साउंड लाउड कर दे, धीरे यार, थोड़ा सा वो कर दो, थोड़ा लाउड करो ना। कानू देख रहा हमको। फ्रेश हमें भी लग रहा था, फ्रेश करो, फ्रेश। फ्रेश फ्रेश फ्रेश। ये तो और दब गया। हाँ ये कुछ ठीक लगता है, ये कुछ ठीक लगता है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। अब छुआ छुआ मत ज्यादा। हाँ जी, तो ज्यादा कहिएगा तो इस सबको खोल देंगे हम, ऐसे ही जो है सो नहीं, तो इसीलिए ये सब तो जरूरी हो जाता है इसके कारण। हाँ तो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छी बात, चाय वाय का व्यवस्था देखिए भाई, बस का सत्र है, मतलब मेरे लिए सब देख रहा है। अच्छा हम लोग के लिए भी है क्या? हाँ तो मैं बता रहा था कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम, तो सबसे पहले तो यह जानिए कि भारत परिषद अधिनियम कब आया। तो भारत परिषद अधिनियम आया सबसे पहला 1861 में। नाम से यह स्पष्ट है, भारत परिषद। तो भारत परिषद जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है, तो उस समय उसको क्या कहते थे? इंडियन काउंसिल कहते थे। और उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ। आप पूछेंगे सर ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? जैसे आज सरकार बन गई तो इसको शिक्षा मंत्री बनाए, हालांकि लगता नहीं है उस युग, इसको कृषि मंत्री बनाए, इसको गृह मंत्री बनाए। मतलब ये जो मंत्रालय है विभिन्न व्यक्तियों को जो दिया जाता है वो क्या है? वही पोर्टफोलियो सिस्टम है। उसको क्या कहते हैं? विभिन्न मंत्रालय को हम पोर्टफोलियो कहते हैं ना, हमको ये पोर्टफोलियो मिला। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। तो लिखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। लिख देते हैं, चिंता। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ये भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या हुआ बाबू? एक ही बात है, और वो है पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम की नहीं सुधरोगी। आओ आओ, हमको मेरा बिगड़ना ठीक नहीं लगता। अब हमको बुढ़ापा आ गया है, बीपी ऊपी बढ़ जाएगा तो ठीक नहीं ना होगा। क्योंकि लोग चाहती है कि, या चाहता है कि थोड़ा सर गुस्सा करे। मेरी कक्षा हो तो 7 बजे से पहले आ जाओ तो बहुत कुछ सीखोगे, नहीं तो फिर मैकेनाइज्ड हो जाएगा। मैकेनाइज समझते हो ना, कि बस टू द पॉइंट, उससे सबकी हानि होगी। पहले 10 मिनट हम गर्म होते हैं, तब उस गर्म में भी बहुत सारी बातें निकलती है, समझते ही नहीं हो। चलिए ठीक है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत समझ में आ गई ना? पोर्टफोलियो क्या हुआ? विभिन्न मंत्रालय, एक सरकार में क्या होता है? विभिन्न मंत्रालय। जैसे कल बिहार में मंत्रिमंडल तो ही बन ही गया था, लेकिन सब को कौन सा विभाग मिलेगा, वही ना पोर्टफोलियो सिस्टम है। क्लियर हुआ ना? तो पूछेगा पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट में है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं करोगे तो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा 1858 में।
रिवीजन कीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, 4 बार पढ़ लीजिएगा, तो सबकी क्षमता अलग अलग है, कहते भी हैं हम हैं। मेरा बिल्कुल आकलन है, क्योंकि हमारे शिष्य तो आईएएस से लेकर और सिपाही तक है, और हजारों यदि सफल है तो हजारों फेल भी है। स्वाभाविक है कि जो मेहनत करेगा आगे बढ़ता ही है। तो मैं कहता भी हूं कि एक बार में यदि कोई चीज याद हो जाए, और मेमोरी ऐसा है कि साल भर के बाद भी तुम उसको एक्सप्रेस कर सको, लेखनी में ताकत है थोड़ी सी, और थोड़ा सा बोलना उठना बैठना परिष्कृत है, तो यूपीएससी छोड़कर किसी की तैयारी मत करो। और 2 से 3 बार में यदि याद होता है और ये सारे लक्षण मौजूद हैं, तो आप बीपीएससी पीसीएस की तैयारी कीजिए। 3 से 5 बार में सिर्फ याद होता है, लिखने का विश्लेषण की क्षमता न भी हो, तो आप एसएससी की तैयारी कीजिए। 6 से 7-8 बार में तैयार हो जाता है कोई फैक्ट, तो रेलवे के योग्य हैं। 9-10 बार में तो ग्रुप डी के योग्य हैं। 10 बार के बाद भी याद नहीं हो रहा है, तो अभी आप नालायक हैं, किसी योग्य अभी नहीं है, प्रयास जारी रखिए। एकदम माना हुआ है। तो 10 बार में यदि याद होता है तो किसी योग्य है, समझ में आ गई। पहली बार एकदम आज पढ़े और साल 2 साल तक याद है और उसका विश्लेषण कर सकते हैं, तो आईएएस के योग्य हैं। आप समझ जाइए। अभी नहीं कहिएगा कि सर हम दरोगा के लिए हैं तो हम किस योग्य हैं सर, तो दरोगा के लिए है तो वो आ जाता है 3 से 5 में। एसएससी का जितनी परीक्षा है क्या है, सब एक ही लेवल की परीक्षा है, 4200 के गेट पे की परीक्षा है, तो उसको ध्यान रखिए। चलिए, तो अब आप लोग अपना अपना भी आकलन कर सकते हैं कि हम कहां तक जा सकते हैं। ये 3 से 5 बार में याद होता है तो एकदम तय है कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 2 से 3 बार में याद होता है तो वो भी समझ लिए कि हम ऑफिसर के योग्य हैं, ठीक है। तुम भी इसी क्लास की छात्र हो बच्ची? अच्छा, तो कितने बजे का समय था? कितने बजे का समय था? तो मैंने अभी चलो आओ, ज्यादा करोगी तो रोने लगेंगे, ऑटो ही नहीं मिला उसको, ठीक है। तो क्या होगा, आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। हाँ, तो मैं बता रहा था बड़ी अच्छी बात कि 1861 पोर्टफोलियो सिस्टम, फिर आता है 1892, वो भी भारत परिषद अधिनियम ही था। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में एक ही बात इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, चूंकि कंटिन्यूटी में है तो एक तथ्य तो पढ़िएगा ना, और वह है बजट पे बहस करने का अधिकार। भारतीयों को बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, और भारत में बजट की शुरुआत विल्सन ने किया था केनिंग के समय में, और इसी विल्सन ने आपका इनकम टैक्स की भी शुरुआत की थी। ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बजट मेरी 25 मिनट की बजट की कक्षा है, उसको सुन लीजिए तो बजट आपका तैयार हो जाएगा। और ढेर सारी बातें हैं उसमें। बजट में एक वर्ष समिति क्या था, तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया 1921 में, फिर 1924-25 में लागू हुआ, फिर 93 वर्षों के बाद विवेक ओबराय समिति के द्वारा उसको एक कर दिया गया। तो ये सारी बातें उसमें वर्णित है। सबसे अधिक बार वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया, ठीक है। आजादी के बाद खडमंकम चेट्टी देश के पहले वित्त मंत्री थे, और गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। इन सब बातों को थोड़ा सा देखोगे, सुनोगे, ठीक है कि नहीं, तो अच्छा रहेगा। मैं तो कहता ही हूं कि कंपटीशन के लाइन में जितना आप एक्टिव रहिए उतना अच्छा है। अरे 21 साल में भी लड़का आईएएस बनता है कि नहीं बनता है, और 35 साल में भी रोड पे रहते हैं। ये आपकी क्या है, नीतियों और योजनाओं का परिणाम है। इस समय पर आप यदि सोच लेते हैं और उस पर अमल में ले आते हैं तो बहुत आसानी से पास कर जाते हैं। एक यूपीएससी का एक्सपीरियंस, ये पहली बार आईआरएस बनता है तो दूसरी बार आईपीएस बनता है, लेकिन उसकी इच्छा है कि हम आईएएस बने, तो तीसरी बार भी देखते हो ट्रेनिंग करते करते आईएएस बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमें क्या करना है और कहाँ क्या है। मेरा बेस तैयार है, एनसीईआरटी तैयार है। क्योंकि किसी परीक्षा को पास करने में, यहाँ तक कि आपको भी मैं उत्प्रेरित करता हूँ कि एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। हालांकि हम इस कोशिश में है कि ऑनलाइन एनसीईआरटी का एक मैराथन बैच दें, क्योंकि और तो कोई समय है नहीं।
जो 6 से 12 तक बच्चों को मेरे माध्यम से तैयार हो सके, क्योंकि कई बार आप समझते नहीं है कि इस किताब में हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो जब आप उन चीज़ों को समझने लग गया तो एक फाउंडेशन टाइप का वो तैयार हो जाएगा। और जिस एज में आप कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं, यदि 1 साल तक आप उससे जुड़े रह जाएंगे एनसीईआरटी से, तो बहुत अच्छा आपका भविष्य रहेगा। खैर अभी तो फिलहाल हम 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम में है, तो लिखेंगे 1892 भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। (1892) भारत परिषद अधिनियम। ये जो एक ही चीज याद रखिएगा कि भारतीयों को बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया, बहस करने का अधिकार। तो लिखेंगे भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। ठीक है। नोट, भारत में बजट की शुरुआत विल्सन ने किया। भारत में विल्सन ने किया। और इसी विल्सन के समय में इनकम टैक्स की भी शुरुआत हुई। इसी विल्सन के समय में इनकम टैक्स की भी क्या हुई? शुरुआत हुई। आयकर, इनकम टैक्स की भी शुरुआत हुई। इसी विल्सन के समय में आयकर की भी शुरुआत हुई। ठीक है। अभी कोई परीक्षा देने जाओगे तो एक तथ्य जरूर पूछेगा। ठीक है, सुन लीजिए। हाँ, तो इकोनॉमिक्स का लेके लिखा देते हैं नोट में, आप भी ध्यान रखिएगा कि 2024-25 के बजट में सबसे अधिक सरकार को किस कर से आय हुई है? आयकर से। पहले था कॉरपोरेशन टैक्स 2 साल पहले, फिर आया पिछले साल जीएसटी, इस वर्ष हो गया आयकर। इस वर्ष क्या हो गया? आयकर। तो ध्यान रखिएगा और जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो जब बजट चलेगा तो चलेगा, जितना कहे क्या कहे, कंपटीशन में आप एक्टिव होइए, थोड़ा वाइब्रेंट, एक्टिव, और मजा आने लगता है। आज भी इस अवस्था में पढ़ाने में मजा आता है कि नहीं आता है? सुबह विद्यार्थी जीवन में जैसे उठते थे उसी तरह से आज भी उठते हैं। यहाँ रहे कि पटना में रहे कि दिल्ली में रहे, अब तो इतनी अच्छी चीज हो गई है कि आप कहीं से भी बैठ करके वीडियो बना सकते हैं। हर जगह मैंने स्टूडियो भी बना दिया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अब थोड़ा बहुत कभी कभी किसी कैसेट में साउंड का ये सब तो तकनीकी चीज होता है। मूल में आ जाइए फिलहाल। हम तो देखते हैं कई जगह का, ठीक है कि नहीं, कि लाखों का ऐप बनता है। 7 लाख का हमारे एक मित्र ने ऐप बनाया, ठीक है, ऑनलाइन के लिए, तो उसका काम ही नहीं करता है। तो तकनीकी चीज है, सही समय पर वो प्रोड्यूस नहीं करता है बच्चों को, ठीक है कि नहीं। क्या है, समझा करो यार, डांटना अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग इतने मासूम बच्चे हो, समझने के लिए आते हो, समझ ही नहीं पाओगे। अब तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो समझा करो इस चीज को। हाँ, तो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छी बात बता रहा था कि आज परीक्षा में पूछेगा इस साल 1 साल तक कि अंतरिम बजट
2024-25 में सरकार को सबसे अधिक आय किस कर से हुई है? आयकर से हुई है। आप पूछेंगे सर ये अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट होता है कि जब सरकार अंतिम वर्ष जब चुनाव में जाती है तो उसके पहले राजकोषीय स्थिरता के लिए और आर्थिक संतुलन के लिए सरकार जिस बजट को प्रस्तुत करती है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। और यह बजट 3 से 4 महीने के लिए होती है। यह बजट कितने महीने के लिए होती है? और इसी से जुड़ा हुआ एक है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान भी एक अंतरिम बजट ही है, अल्पकालिक बजट ही है। लेकिन लेखा अनुदान जो बजट है, वोट ऑन अकाउंट, वो भी राजकोषीय स्थिरता के लिए, लेकिन वो 2 महीने के लिए होता है। वो कितने महीने के लिए होता है? 2 महीने के लिए होता है। और याद रखिएगा कि बजट की संपूर्ण प्रक्रिया अब 60 दिनों की कर दी गई है। पहले 75 दिनों की थी, संशोधन करके कितने दिन कर दिए गए हैं? कितने दिन कर दिए गए हैं? दिखना नहीं है कुछ चीजें। हाँ, इसमें रखा जाता है, घर पे जाकर के लाइए। अरे विवेक आओ, ठीक है, आइए, बड़ा तेज लड़का है, तुम धीरे धीरे लंबा हो रहा है। मतलब जब आया था पिछले साल तो छोटा था, अब बड़ा लंबा हो गया। खुश रहो, बहुत बड़ा आदमी बनो। इधर 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 आए, क्वेश्चन का जवाब देके जाओ। इतना बढ़िया हमारे लिए चाय वाय लाए हो। इस बार सरकार को सबसे अधिक आय किस कर से हुई? किससे? इधर इधर, वेरी गुड, जाओ। आयकर से हुआ है। तैयार रहता है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसके कक्षा में अभी हम पढ़ाए नहीं है, वीडियो देखा होगा निश्चित रूप से। अभी इंटर पास किया है, ठीक है, समझ गए? देखिए 18-19 साल का लड़का है, तो अभी से पढ़ेगा, कुछ भी कर सकता है, ठीक है कि नहीं? मानव बम, चलता फिरता बम हो जाएगा, मानव बम। मतलब बौद्धिक, अरे सब चीज तो यही है। इसका विकास हो गया, विकास है, मूल में आइए। लेकिन भूलिएगा नहीं कि लेखा अनुदान वो भी अल्पकालिक बजट है, 2 महीने के लिए। और अंतरिम बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो 3 से 4 महीने के लिए, वो 3 से 4 महीने के लिए होता है। और सबसे ज्यादा कर किससे आया है? आयकर से। 19 पैसा, 1 रुपया यदि सरकार को आती है तो 19 पैसा किससे आता है? इनकम टैक्स से आता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? क्लियर हुआ? याद रखिएगा, हर चीजें लिखी नहीं जा सकती है। ऑलरेडी कही है कि जाके वीडियो देखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे सब वर्णित है उसमें। मूल में आइए फिलहाल, या भेज देंगे, भेजना क्या है तो सर्च कर लोगे, ठीक है। इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1892 के बाद आता है एक और भारत परिषद अधिनियम आया, और उसका नाम था मॉर्ले मिंटो सुधार। क्या नाम था? क्या नाम था? उसका दूसरा नाम था मार्ले मिंटो सुधार। मिंटो वायसराय थे और मार्ले साहब भारत सचिव थे। उन दोनों के नाम पर इसे लाया गया था। तो लिखिए तीसरा लिखिए, 1909 भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम जिसे मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, ठीक है।
मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। तो आप कहिए कि सर ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा अच्छी नहीं है, यह अलगाववाद पनपता है इससे, और उसका हुआ भी परिणाम, और परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान का जन्म हुआ। आरक्षण अच्छी चीज होती है, आरक्षण और पृथक निर्वाचन क्षेत्र में अंतर समझ लीजिए। आरक्षण हुआ कि एक विधानसभा है, लड़कियों के लिए आरक्षित कर दिए, तो खड़ी होगी 4 लड़की 5 लड़की, लेकिन वोट सब देगा। गांव घर में होता है ना, महिलाओं के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये वोट सब देता है। लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र में क्या होगा? नाम से स्पष्ट है पृथक, कि जिसके लिए किया गया खड़ा भी वही होगा, अब वोट भी वही देगा। अन्य सब क्या करेगा? बैठ करके झाल बजाएगा? नहीं। तो कौन अच्छी चीज होगी, आरक्षण या पृथक निर्वाचन क्षेत्र? आरक्षण, ठीक है कि नहीं? ये ठीक है, कई बार होता है ऐतिहासिक कारणों से महिलाएं, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ गए विकास की दौर में, भौतिकवादी विकास की दौर में पिछड़ गए। उनको आगे लाने के लिए सरकार ने आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 के तहत क्या दिया है? दिया है आरक्षण। लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द नहीं है, संवैधानिक शब्द है सकारात्मक संरक्षण, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मैंने हम सकारात्मक भेदभाव करेंगे। अब वो भी खत्म हो गया जब हम ईडब्ल्यूएस ले आए। आर्थिक आधार पर पहले हम सकारात्मक संरक्षण देते थे, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे, अब हम लोग आर्थिक आधार पे भी देने लगे। अभी उसका 1-2 साल 4 साल लाभ दिखाई देगा, कुछ परीक्षा में तो अब लाभ नहीं दिखाई देता है, जैसे बीपीएससी की परीक्षा में अब लाभ खत्म हो गया, क्योंकि अब तैयारी अच्छे से सब लोग करने लगे, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ 2 नंबर का होता है अंतर। लेकिन अभी भी कई परीक्षा है जिसमें ईडब्ल्यूएस वाले को लाभ है, और 7-8 नंबर तक लाभ मिल जाता है, बहुत बड़ा लाभ है। हाँ हाँ, देगा देगा, एकदम लाभ होगा। देखिए शुरुआत में ऐसे प्रावधान जब लागू होते हैं तो 2-4 साल लाभ की स्थिति होती है। अब देखो ना, जनरल आप बीसी का कट ऑफ देख लो, एकदम इक्वल है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि कंसिस्टेंस आ गई कंपटीशन का, सब तैयारी करने लगे अच्छे से, क्वालिटी एजुकेशन कई जगह मिलने लगा, तो कोई दिक्कत नहीं हो गई, आराम से तैयार। हमारे यहाँ तो जो भी अनुसूचित जाति के भी लड़के हैं वो जनरल में क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि समान शिक्षा मिल गई उसको, समान शिक्षा मिल गई, कवरेज कर लिया पाठ्यक्रम, बढ़िया से मेहनत कर लिया। और ऐसा लड़का ज्यादा मेहनत करता है कि जो संघर्ष में पला बढ़ा होता है, संघर्ष करता है, खाने का संघर्ष, आने का संघर्ष, जाने का संघर्ष। लेकिन जो सुविधा क्षेत्र में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा अच्छा बाबू के पैसा तो अबते छे नहीं, जब अपने ईंटा ढो के पढ़ना होगा ना तब समझ में आए। होता है कई लड़का हर बैच में एक आध ऐसा होता है कि मजदूरी करता रहता है, कहीं वेटर का काम करता रहता है, ठीक है, और पढ़ता रहता है। सबकी अपनी प्राइवेट वो है, तो कोई चीज़ इसको उद्घाटित नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमसे तो पर्सनली सब मिलता ही है, मूल में आ जाइए। तो पार्लियामेंट सुधार क्या है समझ में आ गई ना, कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा भी समझ में आ गई। एक बार देखो, थोड़ा सा हम चाय पी लें, 10 सेकंड में शुरुआत कर देते हैं चाय का। एक मिनट में देखिए, अच्छे से देख लीजिए, 4 ही पॉइंट तो है।
आप लॉ कर लीजिए, कहाँ गए? लॉ कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, एपीओ वगैरह का निकलता है, ये उसमें डिसिसिव होता है। मेरे पास बीपीएससी, इसको बीपीएससी में कर लीजिए, 1 साल में आप एपीओ कर जाइएगा। अपने सब्जेक्ट को ठीक रखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, शुरू करें। बात हो गया चाय का, बीच में चुस्की लेते रहेंगे। तो याद हुआ ना कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 के एक्ट में, किस एक्ट में, किस एक्ट में, किस एक्ट में, एकदम रट लेना है क्वेश्चन। इस तीनों में सबसे पहले आएगा तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मार्ले मिंटो सुधार। कई बार 1909 का एक्ट नहीं देता है, तो क्या दे देता है, तो उसको याद रखिएगा। अब आइए, हाँ मार्ले मिंटो, मिंटो इसमें वायसराय थे, मार्ले इसमें भारत सचिव थे, तो इस दोनों के नाम पे था। अब आइए 1919, वो भारत परिषद अधिनियम नहीं था, वो भारत सरकार अधिनियम था। परिषद में सिर्फ परिषद से जुड़ी हुई रिफॉर्म होते थे, और शासन में भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, मतलब पूरे सरकार की संरचना में सुधार के लिए प्रयास किए जाते थे। तो लिखिए, भारत शासन अधिनियम 1919, 1919, 1919 भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम, शासन अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। जैसे उसे मार्ले मिंटो था ना, इसमें है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जिसको आंख की दृष्टि दोष है तो आगे बैठ जाएगा आके, ठीक है आंख तो तुम्हारा पावर लगा हुआ है जी, फोकस वाला चश्मा, तुम्हारा पावर है, चलो ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारी बातें, लेकिन बड़ी परीक्षा के आपके लिए 2 बातें हैं कि प्रांत में द्वैत शासन शुरू हुआ, पहली बार द्वैत शासन, दोहरी शासन, पहली बार प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत, द्वैत शासन की। कल एक अवधारणा दिए थे द्वैत शासन का, कौन दिया था याद रखिएगा, शुरुआत। और दूसरा सीएजी का नाम सुने होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 के बीच है। 76 में महान्यायवादी का है बच्चा, ठीक है, रिवीजन करो। तो 148 से 151 में महालेखा नियंत्रक परीक्षक का है, संवैधानिक पद है और वित्तीय अभिभावक है। ये सीएजी का पद का सृजन इसी में हुआ था। ये सीएजी के पद का सृजन, आगे फिर पढ़िएगा, सीएजी के पद का सृजन किसमें हुआ था? रेलवे वगैरह में तो पूछ देता है सीएजी का पूरा नाम क्या है, कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर है एंड ऑडिट जनरल।
कंप्ट्रोलर एंड, तो लिख देंगे सीएजी के पद का सृजन हुआ। यहां लिख दें सीएजी के पद का सृजन। और सीएजी का पूरा नाम कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। कोई बात नहीं, ठीक है, ऑडिटर। कंप्ट्रोलर याद रखना है, मेन चीज है उसमें कंप्ट्रोलर, कंट्रोलर नहीं, कंप्ट्रोलर, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ओके, तो लिख देंगे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल या ऑडिटर जनरल, जो लिखना है, लेकिन कंप्ट्रोलर याद रखो। तो सीएजी के पद का सृजन हो गया। अब तीसरा याद रखिएगा, क्या खूब हंसते हैं दोनों आदमी जो है पीछे, हर बात पे हंसते हैं। क्या गुड्डू जी फिर हंसी आई? क्या इसमें हंसने की क्या बात थी? चलिए ठीक है, हंसते रहिए, इसी तरह से मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सीएजी के पद का सृजन हुआ। एक और लिख लेना, और वो है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई। ब्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई। आज भी ब्रिटेन का जो राजदूत है उसको एम्बेसडर नहीं कहते हैं, उसको हाई कमिश्नर ही कहते हैं, उच्चायुक्त। हिंदी में कहते हैं उच्चायुक्त। तो लिखेंगे तीसरा, ब्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई। ब्रिटिश उच्चायुक्त, ब्रिटिश उच्चायुक्त, ब्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई या ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई। उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई। उच्चायुक्त लिखो ना, एकदम रट लेना है। पहला बोलो ना, पहला प्रांतों में द्वैत शासन, दूसरा सीएजी, तीसरा बस। अब ये इतना आसान नहीं होता है, इसको इंटीग्रेट करके अभी 6 महीना जब जिसका जैसे परीक्षा है, देखिए अभी दरोगा का रिजल्ट दिया, मेंस ले लिया, इसलिए दरोगा का बैच हम 1 साल तक चलाते हैं। जब कभी शुरू हो पहले से ही जुड़ जाना चाहिए, और उसमें हम मैथ भी पढ़वा देते हैं इसीलिए, लेकिन पीटी के समय मैथ में भाग जाता है, मैथ की क्लास में क्यों, तो पीटी में मैथ एक ही दो रहता है, बुड़बक समझता नहीं है, जो टिकता है पास करता ही है। तो हम हमेशा कहते हैं कि यदि उस स्ट्रीम, अरे जरूरत है तब ना पढ़ा देते, ठीक है कि नहीं। और 1 साल कहीं भी दरोगा का बैच नहीं चलता, इसी कारण से चला देते हैं कि रिजल्ट के महीना दिन के अंदर क्या करता है, परीक्षा ले लेते। अब 1 महीना में आप मेंस की तैयारी क्या कर पाइए, संभव ही नहीं है, मानसिक क्षमता भी नहीं है उतनी कि आप 1 महीना में फिर से उन सभी चीजों को फिर एडजस्ट कर पाएगा। तो जो पिछला रहेगा वही रिवीजन रहेगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए भविष्य में हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पर पीटी के बाद मेंस है और मेंस बहुत जल्दी होने वाला है, तो पीटी के समय ही उसकी तैयारी कर लीजिए, नहीं तो कठिनाई हो जाती, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए। मूल बिंदु क्या है भाई? कि मूल बिंदु यह है कि ये तीनों बातें याद रखना है, यही मूल बिंदु है। इसके बाद क्या है, आप कहिए कि सर एक कोई बात कही, एक ही बात याद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लिखे वही सबसे पहले याद करो, फिर 2-4 दिन के बाद उठो, फिर कहो, सोचोगे कि अब ई भय गए तो अब कौन, तो ये याद कर लो। तो उस तरह से तो जैसे जैसे अपनी मानसिक क्षमता सब बात बताई है कि 1 बार की क्षमता है तो आईएएस लाइक हो, ठीक है कि नहीं। 2 बार से 3 बार की क्षमता है तो पीसीएस ऑफिसर लाइक हो, नहीं। और उसी तरह से 4 से 5 बार वाले में एसएससी लाइक हो। किसी भी राज्य और केंद्र दोनों जगह दोनों का वेतनमान भी एक ही है, अब तो पदोन्नति भी एक है। अब तो कई बार
केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकार बेहतर पदोन्नति देता है और फटाफट देता है। ठीक है, कोई शौक थोड़ी है कि दिल्ली में ही नौकरी करे, नहीं, जहां बेहतर आपके पास अवसर उपलब्ध हो। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि इन बातों को ध्यान में रखिए। इसी क्रम में 1935 का भारत सरकार अधिनियम को पढ़िए, तो लिखिए भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट पेज। भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 1935 ठीक है। भारत शासन अधिनियम है वो, ठीक है, हाँ चलेगा। 1935 देखो, एक ही तथ्य सबसे पहले याद रखो, संविधान का 2/3 इसी एक्ट से लिया गया। तो पूछेगा कि भारतीय संविधान का सबसे विशाल स्रोत 1935 का एक्ट। सबसे विशाल स्रोत, सबसे विशाल स्रोत, बोलिए बोलिए, चुप रह के रहिएगा तो नहीं काम चलेगा। हाँ, तो जब भी सबसे बड़ा स्रोत हुआ तो बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पिलर ऑफ इंडियन वर्ड्स है। विशेषण 4 विशेषण बना देगा नहीं, लेकिन भाव वही है। एक ही लाइन में समझ गए कि 2/3 हिस्से को हमने इसी एक्ट से लिया है। तो लिखिए 19 पहला पॉइंट, भारतीय संविधान के 2/3 हिस्से को लिया गया। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के 2/3 हिस्से को लिया गया। भारतीय संविधान के 2/3 हिस्से को लिया गया। इनका बात लिख दीजिए, इसलिए भारतीय संविधान का रीढ़ है, इसलिए भारतीय संविधान का स्तंभ है। अब ऐसा नहीं स्तंभ आ जाए तो घर आ जाइए, सर लिखाए थे रीढ़, आ गया स्तंभ। इसलिए भारतीय संविधान का स्तंभ है। स्तंभ, पिलर, तुम लिखने आता है ना? तुम बैठी हुई हो जी, लिखी नहीं? वाह, तो तेजी से लिखती है। देखो ये कितना अच्छा लिखती है, देखो ये कितना अच्छा लिखती है, क्लास में बनाती है। एक तो तुम है, सारा उसी में लगता है नित्य क्रिया किया है। गुड। कहाँ है जो देखे तुम्हारा? अभी तो तुम लिखिए रही हो, देख रहे हैं। तिहाई भी लिखने नहीं आता है, हर शिकार होता है तिहाई में। बगल वाली से देख के लिखो ठीक से, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया लिखती है, गुड, ठीक से पढ़ो। हाँ, तो मैं बता रहा था, ठीक है कि नहीं, कि भारतीय संविधान का पिलर स्तंभ क्या है? पिलर स्तंभ क्या है? 19, अरे हाथ हटाओ ना। हाँ, मास्टर से अब डॉक्टर से कुछ वकील से छिपाओगे तब तो हो गया। ठीक है, ठीक लिखता, तो नहीं ठीक लिखता है, सादा कागज पे लिखो ठीक से, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या क्या हुआ सर इसमें जो 2/3 लिए? तो सबसे पहला लिखो, प्रांत को स्वायत्तता दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां द्वैत शासन था, अब प्रांत स्वायत्त हो गया, ऑटोनॉमी। जैसे तुम स्वायत्त हो गए बाबूजी से मैट्रिक की परीक्षा के बाद, वाले गांव में रहते थे बाबू के कंट्रोल में, अब क्या आ गए यहाँ इंडिपेंडेंट। तो ये क्या है? स्वतंत्रता नहीं है, स्वायत्तता है। तो उसी तरह से प्रांत क्या हो गया? स्वायत्तता हो गया। तो लिखेंगे प्रांतों को स्वायत्तता मिली। पहला लिखो ना यार, मैंने दूसरा पॉइंट, दूसरा तीसरा तो तुम न जानोगे, हमारा तो काम है नेक्स्ट पॉइंट। प्रांत को स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता, ऑटोनोमी, प्रोविंशियल ऑटोनोमी, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोविंशियल ऑटोनोमी, हिंदी में कहते हैं प्रांत को स्वायत्तता दी गई। लिख दें? ठीक है।
1935 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम में पहली बात क्या है? पहली बात है सबसे बड़ा स्रोत किसका? संविधान का, या पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पिलर ऑफ तीसरा, प्रांत को स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता, स्वायत्तता। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्रोविंशियल ऑटोनोमी। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रोविंशियल ऑटोनोमी। ओके। तीसरा, संघीय न्यायालय, पहले ये लिख लो, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो कार्य रूप न ले सका, जो कार्य रूप न ले सका, जो कार्य रूप न ले सका, जो कार्य रूप न ले सका। ठीक है, तीसरा, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए तीसरी विशेषता। आप लोगों ने बर्मा का नाम सुना होगा, जब म्यांमार हो गया। क्या है? कंट्री है जिसकी सीमा 4 राज्यों की सीमा भारत से लगती है। अरुणा मामी, एक कोड भी देता हूं, अरुणा मामी का मतलब अरु से अरुणाचल, नहीं, ना से नागालैंड, मामी, मौ से मणिपुर, मी से मिजोरम। नहीं तो अरुणाचल, जिसको पहले नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वहां एक अभ्यारण्य बड़ा चर्चा में रहता है, नाम दफा। ठीक है, उसको ध्यान रखना। समय समय पे ऑनलाइन में स्टेट वाइज भेजते भी हैं, अभी जैसे लक्षद्वीप भेजे थे, लक्षद्वीप के विषय में जाने, उसको जरूर सुनना, 5-7 मिनट का होता ही है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। विशेषकर मिसलेनियस। कक्षा की सीमा है, 8 घंटा बैठोगे नहीं। अब एक माध्यम तो है ना कि 5-7 मिनट वाला वीडियो देख सकते नहीं, एक माध्यम है। अभी बताया कि बजट जब पढ़ोगे तब तो 20 मिनट का वीडियो है, उसको सुन लेना। तो उसको सुन लोगे तो सुनने से भी तो बहुत सारी चीजें, ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं। श्रुति, उसमें एक स्रोत क्या होता है? श्रुति। पहले जब लेखनी नहीं था, वेद क्या है? मौखिक रूप से जनरेशन टू जनरेशन आता रहा। पहले लेखनी तो था नहीं, तो क्या था? श्रुति। तो सुन करके ज्ञान अर्जित होती थी। कई बार देखोगे गांव में तुम्हारे बाबा दादा पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सुन के बहुत सारे बिंदुओं पे उनको जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपको कई बार पढ़कर भी नहीं है, सुनकर पढ़कर समझकर भी नहीं। ठीक है कि नहीं? अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, का गुरु था अब्दुल लतीफ, गुरु का नाम था उसका अब्दुल लतीफ, जो उसको समझाता था, बुझाता था। लेकिन सुन करके उसके पास जितनी अच्छी दृष्टिकोण थी, और मध्यकाल में जितनी नवीन व्यवस्था लाया, मनसबदारी सिस्टम आज भी है। सिविल सर्विसेज क्या है? मनसबदारी व्यवस्था का आधुनिक रूप है। ठीक है कि नहीं? धर्मनिरपेक्षता के लिए जो अकबर ने काम किया, राष्ट्रीय शासक, पहला राष्ट्रीय शासक कहलाने का गौरव अकबर को प्राप्त है। दीन इलाही जैसे धर्म, जो सभी धर्मों का समन्वय करने की नीति पे चलता था 1582, उसी की देन है। नॉर्थ फ्रंटियर सीमा को सुरक्षा के दृष्टि से मजबूत बनाना, उसी की देन है।
सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक समन्वय के लिए जो काम अकबर ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। सुधार, पर्दा प्रथा से लेकर, सती प्रथा से लेकर, तीर्थयात्री कर से लेकर, ये सारे काम करने का, तो जबकि वो अनपढ़ था, पढ़ नहीं सकता था, साक्षर नहीं था, नहीं, लेकिन उसने जो नवीनता लाई सिस्टम में वो किसी ने नहीं लाई। मूल ब्याज आई। खैर अभी हम इतिहास की कक्षा में नहीं है, जब पढ़िएगा तब समय की बात है, पहले तो जो पढ़ रहे हैं उसको याद रखिए, लेकिन वो सब आपके लिए जो भी बात बोले ध्यान से सुनना। 1582 दीन इलाही, एसएससी में पूछता भी है कि दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, तो सुन करके भी, अरे जब इतिहास पढ़ोगे तो लिखाएंगे ही, पढ़ाएंगे ही, समझाएंगे ही, ऐसे तो चले नहीं जाते हैं। हम तो कहते ही हैं कि पूरे देश में हम सिंगल हैं जो न केवल हम पढ़ाते हैं समझाते हैं बल्कि बढ़िया से लिखाते हैं, कॉपी एकदम रटाने की भी हम पूरी कोशिश करते हैं। अब रहोगे आप पीछे में, सो जाओगे आंख खोल करके, तो मास्टर क्या कर लेगा, कुछ कर लेगा। एक्टिव रहो, हमेशा सुनते रहो, ये नहीं कि आंख खोल कर सो जाओ। सो रहा है वो, सो नहीं। एक लड़का था मेरा, अभी मास्टर है, पहले सेना में गया, उसको मैंने कहा कि तुम सेना में चले जाओ, सामने वाले को पता ही नहीं चला, आगे बैठता था इसी तरह से, ऐसे करके हो जाता था। और उसका बाद में उसका बगल वाला कहा कि सर जो आपको देखता था वो तो सोता रहता है, आंख खोल कर सोता था, अद्भुत था वो। फिर बाद में उसका खानदान का 5-6 लड़का पढ़ा, सब पास कर गया, सब कहीं ना कहीं छोटे बड़े, जिसका जैसा भाग्य कर्म था, जैसा बेस था उस तरह से। बाद में मास्टर ही मिला, सेना से भाग गया। हम कहे ऐसे मत भागो, आया सजेशन मांगने, हम कहे ऐसे मत भागो, ठीक है कि नहीं, ऐसे भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्रक्रिया के तहत फिर मास्टर ही ज्वाइन क्या कहा कि सर वहाँ ठंडा, स्वाभाविक है, सेना की नौकरी, पुलिस की नौकरी तो बाबू नहीं, वो तो रात दिन करना पड़ता है। सिविल सर्विसेज में क्या है, ये सब सर्विसेज में क्या है, कम से कम 10 से 5-6 तक है, इसके बाद अपना जिंदगी जी सकते हो। रेलवे की नौकरी फिर टफ है, रेलवे की नौकरी रात दिन की नौकरी है, साइकिल की नौकरी है, ठीक है कि नहीं, तो रेलवे की नौकरी थोड़ी सी आपको टफ है। लेकिन एसएससी की नौकरी सभी क्या है, एक सर्टेन टाइम दिन की ही नौकरी है, तो दिक्कत नहीं है। खैर मूल में आइए, तो पुलिस सेना को इज्जत भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, उसको हर तरह का जज्बा, भारतीय लोगों का जज्बा पुलिस से भले ही नहीं जुड़ा रहे लेकिन सेना से तो जुड़ा रहता है, ठीक है कि नहीं, जुड़ा रहना भी चाहिए। यदि वो कष्ट में है, खड़ा है, आपको सीट मिल गई है, तो कोशिश कीजिए कि उसको सम्मान दीजिए, ठीक है कि नहीं, क्योंकि बहुत दुर्गम परिस्थिति में, बहुत दुरूह हालात में रहता है। हम तो कई जगह जाते हैं और कई जगह देखने का मौका मिलता है, कंकर में रहता है नीचे, हम लोग तो कम से कम पलंग पे सोते हैं ना, कंकर में सोता है, ठीक है। बड़ा बड़ा ऑफिसर सब भी, ऐसा नहीं कि बहुत अनुकूल माहौल रहता है, उसी में वो सारा व्यवस्था करके रखता है, उसी में थोड़ा हीटर भी रखता है, उसी में सब व्यवस्था करके रखता है, लेकिन रहता तो दुरूह स्थिति में। खैर मूल में आ जाइए, तो मूल यह है 1935 में ये बातें थी। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने कहा म्यांमार, म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। सबसे पहले डलहौजी के समय में मिलाया गया, उसके बाद डफरिन के समय में, संपूर्ण म्यांमार को डफरिन के समय में मिला लिया गया। लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय में वायसराय थे, उन्हीं के समय में जो ऊपरी बर्मा थे उसका भी विलय कर लिया गया था, और इसी कड़ी में बर्मा का विलय के बाद फिर उसको मुक्त किया गया 1935 के एक्ट में। लेकिन 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ। कब अलग हुआ, कब अलग हुआ, कब अलग हुआ, कब अलग हुआ, तो लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट, बर्मा को भारत से अलग किया गया। अलग किया गया, लेकिन याद रखिएगा बाबू, ब्रैकेट में लिख दो 1937, 1937, 1937
और बर्मा से जुड़ी हुई चार राज्य की सीमा कौन सी है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये परीक्षा में पूछेगा। अभी मणिपुर के सीमा को फेंसिंग किया गया है, पहले खुली सीमा थी, तो मणिपुर में अभी कुकी मैती विद्रोह संघर्ष, बाद में यह देखा गया कि इतना लंबा संघर्ष, ये आम नागरिक, हम लोग के यहाँ भी तो हिंदू मुसलमान सब लोग एक जगह रहते हैं, झगड़ा झंझट सब होता है, लेकिन बहुत जल्दी स्थिति फिर कंट्रोल होती है, फिर समाज ही आगे आता है, फिर एक साथ रहने लगता है। लेकिन वहां पर इतना मतलब संघर्ष का यह स्वरूप, जरूर कुछ ना कुछ कोई विदेशी प्रतिक्रिया हो रही है। और जो रिपोर्ट आई उसके बाद फेंसिंग किया गया, अब देखो शांत है, ठीक है कि नहीं। वहां अफीम की खेती करवाता है म्यांमार के जो आतंकी सब संगठन सब है, ठीक है। और अफीम की खेती का होता है मणिपुर में, एक एक मुखिया को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता है उस खेती को करने के लिए। अफीम की खेती हमेशा सरकारी जमीन पे होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि केस किस पे होगा? किसी पे नहीं, सरकार पे थोड़ी केस होगा, ठीक है। हमारे कई शिष्य नारकोटिक्स इंस्पेक्टर भी हैं, एक तो उसमें इस बार डीएसपी भी बना विकास, उससे बहुत सारी बातें मैंने इंटरव्यू जब मैं लेता हूं तो बातचीत किया, और फिर इनफॉर्मल बातचीत भी होती रहती है। तो उसी ने कहा कि सर, हमने पूछा कि फिर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हो, तो कहा कि सर होता है, कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई किस पे होगी? ये तो लोकल पुलिस का ही काम है, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का काम तो है नहीं। लोकल पुलिस इसको डिटेक्ट करे। अब ये भी दिक्कत है कि किस खेत में क्या हो रहा है, पुलिस को अपना नियमित काम से फुर्सत मिलता नहीं है, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्ट्रांग करके उसको चेक कर सकता है। ये पुलिस का काम तो है ही, कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की भी फेलियर है। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर आकर कितना डिटेक्ट, वो तो आकर के केस करेगा, ठीक है कि नहीं। खैर चलिए मूल में आइए। और बहुत ज्यादा पद निकलता नहीं एसएससी में, लेकिन जो भी निकले भरिए। ये कभी मत सोचो कि 10 ही सीट है। हमारी एक शिष्या थी 2007 में, बीपीएससी की तैयारी करती थी, रॉ का सीट निकला, रॉ 4 सीट निकला मात्र ऑफिसर ग्रेड में, और पीटी मेंस इंटरव्यू था। अब देखो उसका कि पीटी भी कर गई, मेंस भी कर गई, इंटरव्यू भी कर गई। अभी एकदम विदेशों में जैसे सिनेमा नहीं होता है, एक ही दिन हमको फोन करेगी, मेरा बर्थडे के दिन, ठीक है। नहीं हम पूछते, पहले तो पूछते थे कि कहाँ हूं मैं इनका, तो कहती थी कि सर ये मत पूछिए सर, क्योंकि डिफरेंट नंबर से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अलगती भी थोड़ी सी जासूसी टाइप की थी। संजोग देखो 4 सीट में कंपीट कर गई, ठीक है कि नहीं। संजोग क्या मतलब, बेस तो ठीक था, पढ़ी थी 1.5-2 साल, मौका मिला। इसलिए कभी कभी लड़का लड़की को लगता है ना कि सर 4 ही सीट है, 10 ही सीट है। एक महावीर था, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर बना, वो भी 2010-11 में, उसमें भी 10-12 ही सीट था, पास कर गया, ठीक है कि नहीं। हालांकि टफ है, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर में हमला उमला भी होता है, तो वो सब तो खैर जब नौकरी करने ही निकले हो तो चुनौतियों से खेलना तो सीखोगे ही। तो बहुत डरा हुआ है, तुम मत जाना उधर, ठीक है। इतना मत डरो यार, बहुत सारी जगह पे होता है, हमला उमला होता है। मूल में आइए। मूल यह है, नारकोटिक्स का संबंध किससे है? अफीम की खेती को देखता है। अफीम की खेती इंडिया में 2 जगह होती है समान रूप से, सरकारी स्तर पर वैधता के साथ, लाइसेंस के साथ, वो भी जानकारी रहनी चाहिए। एक गाजीपुर में, एक मंदसौर में, एक गाजीपुर में कॉर्नवालिस का मकबरा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसने स्थायी बंदोबस्ती दिया था, उसका मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में, याद रखिए। तो बातचीत के कड़ी में कई छोटी छोटी बातें भी जानने और समझने का क्या है, मौका मिलता है। फिलहाल अभी हम लोग कहाँ पे हैं? इसमें चौथी बात, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, तो लिखेंगे संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जो कार्य रूप कब लिया? जो कार्य रूप लिया
37 में। जो कार्य रूप कब लिया? 1937 में। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट, आप लोगों ने आरबीआई का नाम सुना होगा। हाँ, अभी डिजिटल रुपया भी जारी किया है, पूछेगा भी। अब तो थोड़ा सा लंबा समय हो गया। करेंट मिसलेनियस में 6 महीना की कोई भी परीक्षा देने जाइए तो 6 महीना पहले का दर्पण जरूर पढ़ लीजिए, विशेषकर उसका स्मरणीय तथ्य। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, वो आईबीपीएस में नहीं टैली करे, पीओ में नहीं टैली करे। क्या कहें, वो सब एसएससी के लायक है, वो सब बीपीएससी के लायक है। पीओ का बिल्कुल आपका जब तक पेपर के टच में नहीं रहिएगा तब तक। या उसकी एक मैगजीन आती है, समझ गए ना, मैगजीन आती है, उस मैगजीन जो बिल्कुल लेटेस्ट रहता है, उसका नाम है, देखो मुझे ध्यान से उतर रहा है, वो उस मैगजीन को पढ़िएगा तभी जाकर के वो आपका बनेगा। बीएससी की मैगजीन पीओ के लिए ठीक है कि नहीं। जैसे प्रैक्टिस के लिए किरण का है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का जो प्रतियोगिता किरण का आता है, एसएससी के लड़के उसका प्रैक्टिस जरूर करें। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, 10% आंसर गलत रहता है। तो कई बार गलत आंसर को ही याद कर लोगे। हम इतना पढ़ा के भेजे 1937 में कार्य रूप, और उसमें 1935 आंसर है, रट लिए उसी को गधे। 100 किलो का आदमी का छोड़ करके नहीं, पूरे होशो हवा क्या पता है। 1935 के एक्ट में प्रावधान किया गया कार्य रूप 1937, लेकिन उसके विकल्प में 1935 देगा, रट लोगे, परीक्षा में कहीं आ गया, क्यों आता ही है। उल्टा कर दिए तो फिर ऐसा 2-4 कर दिए तो पीछे छूट जाएगा। हर मैगजीन का अलग अलग स्वरूप है। जैसे पीसीएस की तैयारी करते हैं तो दृष्टि की मैगजीन जरूर पढ़िए। पीटी की तैयारी में समसामयिक घटना चक्र जरूर पढ़िए। तो आप सबको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। आप जिस स्तर की तैयारी करते हैं उस स्तर में दर्पण काम देगा। एसएससी रेलवे का है ना, ये पीओ के लिए हम एक बार भी पीओ शब्द भी बोले हैं कभी भी, ठीक है कि नहीं। स्वाभाविक है, हर स्तर पे अलग अलग मैगजीन्स होते हैं, उसका रोल होता है। जैसे अभी क्या है कि एसएससी रेलवे देना, प्रतियोगिता किरण का एक मैगजीन रेगुलर लो, जो गलती रहती है उसको सुधार लो या टीचर से पूछ लो, सबसे अच्छा है। मास्टर किस लिए होते हैं? किसी भी जगह पे आप पढ़ते हैं, इसी के लिए हम लोग हैं। नहीं, कभी कभी होता है कि लगातार क्लास रहा, मैसेज कर दो, नहीं कि सर इस क्वेश्चन को बना रहे थे, इसका आंसर ये दिया है, क्या होना चाहिए सर? हमें लगता है आप पढ़ाए थे कि इसका आंसर 1937 है, दिया 1935 है, तो हम कहेंगे ना कि 1937 ही होगा। सुधार लोगे, क्या दिक्कत है? और मैसेज हम सबका पढ़ते हैं, हमारे मोबाइल में 150-200 मैसेज आता है, सबको जवाब जाता है। अब ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग का मैसेज का जवाब हम दे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा कोई सवाल रहता है तो उसका जवाब मैं जरूर देता हूं। ठीक है, अभी नहीं पूछना कि सर आपका मोबाइल नंबर क्या है, पहला नंबर मेरा ही है 947, तो ग्रुप बना होगा उसमें लास्ट में 94796080, हर मोबाइल में हर वीडियो में रहता है, ऊपर में मेरा ही नंबर डायरेक्ट है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए वो सब के लिए है। अब ऐसा नहीं कि रात में सर सो गए सर, एक दिन एक लड़का 1:15 बजे कहा सर सो गए सर, मन हुआ सर बात करने का, महाबुड़बक है। हम क्या बात हो गई ना, आप सो जाओ, ठीक है कि नहीं। ऐसा भी होता है। चलिए खैर, बुरा नहीं लगा, लेकिन बुरा यह है कि अब बालिया सो गए थे, पहली निद्रा बड़ी नहीं, 12-12:30 बजे सोने जाओगे दिन भर थक करके, पहली निद्रा बड़ी क्या होती है। हाँ, उस समय थोड़ा सा ये अफसोस होता है कि कहाँ हम फंस गए हैं। अब मोबाइल बंद नहीं रखते हम कभी भी, ये भी है, ठीक है कि मोबाइल मेरा 24 घंटा 365 दिन खुला रहता है, समझे। आगे लिखो फिलहाल। हाँ, तो इसीलिए रात के 1 बजे उठा करके सर सो गए सर, ये सब नहीं करना। हाँ, हालांकि समस्या हो कोई इस तरह की तो जरूर कहा करो। कहा थे हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, इसीलिए कह रहा हूं कोई समस्या हो, क्योंकि हम सिर्फ मास्टर ही नहीं है,
मास्टर के अतिरिक्त भी बहुत तरह की हम जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी है। LIC हम है। आशा है समझ गए होगे। आगे लिखो। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। RBI का स्थापना हुआ। हालांकि इसका पूरा हम डेवलपमेंट ही पढ़ाएंगे कि RBI कैसे RBI बना, हिल्टन यंग समिति, अनुशंसा, BRA एक्ट सब बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ लिखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अभी इतना ही याद करके रख लो, 1935 के एक्ट में गुड्डू जी खूब बतियाते हैं, आप जम के बतियाते हो। दोनों रूम पार्टनर हो क्या कि अलग अलग रहते हो? एक जगह रहा करो यदि अलग अलग हो। हालांकि अच्छा दोस्त को एक जगह नहीं रहना चाहिए, जीवन का अनुभव है मेरा, ठीक है? तो फिर अलग अलग हो जाओगे। कभी भी अच्छे दोस्त को रूम पार्टनर मत बनाओ। आगे लिखो। कहां थे हम लोग? RBI हो गया। ये 4-5 बातें तुम्हारे जेहन में रहनी चाहिए, ठीक है? पहला, जल्दी बोलो, बोलो ना। कहता है, हम कहते हैं पहला, कहता है यस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट है। इसके बाद आ जाइए कैबिनेट मिशन योजना। एक्ट खत्म हो गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 लास्ट है। पहले तो यही याद रखो कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो पहले तो यही याद रखो। वो सब छोड़ो ना यार, सब इतिहास में पढ़ना ना। संविधान के विकास में इसको पढ़ने की कोई अनिवार्यता नहीं है। उसके पहले क्रिप्स आया, टेबल उसके बाद आया, कैबिनेट मिशन आया। जानते हो ना, सब सब्जेक्ट हम ही पढ़ाते हैं। कंट्रोल करो ना। हाँ, बता देना जरूरी रहता है ना कि हम हिस्ट्री टू केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इतिहास से लेकर। इसीलिए हर खंड पूरा होता है। कई जगह पढ़ोगे दिल्ली बम्बई में तो आधा हुआ, अधूरा हुआ, खत्म। कारण क्या है? वही क्योंकि 10 लोग मिलके पढ़ाते हैं। कई बार तो एक ही सब्जेक्ट है, 3-3 लोग मिलके पढ़ाते हैं, ठीक है? यहां तो सब शुरू किए हैं। संविधान क्या है और खत्म करेंगे भी हम ही। पूरे संविधान की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं, आज नहीं। ठीक है कि नहीं? तो आशा समझ गए होंगे। चलिए ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आया, पहले यही याद रखो। और कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहें? कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन इसीलिए कहे कि इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। क्रिप्स, लॉरेंस और तुम बोलो ना, एक और बोलो। किसमें तो पूछेगा कैबिनेट मिशन में कौन से सदस्य नहीं थे? ए क्रिप्स, 2 अलेक्जेंडर, 3 इटली, 4 लॉरेंस। तो आज ना, लेकिन याद रखना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। इतिहास में लिखाएंगे इसको, अभी बोल दिया हूं, समझा दिया हूं, ठीक है? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। अब आइए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रोविजंस था। एक, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। तो पाकिस्तान ने गाना गाया कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, नारा दिया, लड़के लेंगे पाकिस्तान। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर। तो इसलिए मैंने ये गाना गाया। क्या गाना था? कहता है ठुकरा के मेरा प्यार। यही याद रखता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस याद रखना है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब आया? 16 अगस्त 1946। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। नारा दिया, लड़के लेंगे, लड़ के, यूं नहीं कि लड़के लेंगे पाकिस्तान,
कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, नहीं, लड़के लेंगे पाकिस्तान। ये तब हुआ जब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। और दूसरा क्या था जिसके लिए हम कल से तैयारी कर रहे थे, और वो था संविधान सभा की स्थापना। तो संविधान सभा की स्थापना जिसकी मांग 1895 में, अभी थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे भी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, उसका अंतिम रूप संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव। क्लियर हुआ? तो लिखिएगा 2 मांग। पहला, पहला है पाकिस्तान की मांग को ठुकरा नहीं दिया, अस्वीकार कर दिया। बोलते समय जो बोले, लिखते समय अच्छी भाषा लिख। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया गया। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। रख दो तो, क्या कर दिया गया? और दूसरा क्या हुआ जी? दूसरा हुआ संविधान सभा। वो सब तो गप था, वो सब क्या था? गप था। इतिहास में लिखाएंगे जब संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना हुई। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना हुई। तो ये 2 बातें किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। अब इसी कड़ी में आया जून योजना। लिखना नहीं है, सुन लेना है। और जून योजना माउंटबेटन योजना को कहते हैं। उसी जून योजना को वैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई को स्वीकृत कर दिया। और इसी पृष्ठभूमि में 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। और यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। कब तक? जब तक कि 13 मई 1952 को संसद का निर्माण नहीं हो गया। याद रखिए कि पहली बार आम चुनाव की घोषणा 1951 में हुई थी और आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे। तो पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1952 में। 1951 में 3 बातें कभी नहीं भूलिएगा। एक, आम चुनाव की घोषणा। दूसरा, योजना आयोग, योजना बनना शुरू हुआ। ठीक है कि नहीं, 1951 से। और पहला संविधान संशोधन भी 1951 में ही आया था, जिसका संबंध भूमि सुधार से था। और नए अनुसूची जोड़े गए थे, जिसका नाम था 9वीं अनुसूची। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज संविधान के विकास की यात्रा समाप्त होती है। हम बढ़ते हैं संविधान सभा में। तो लिखेंगे संविधान सभा नेक्स्ट पेज में। संविधान सभा कानून कानून को रिकॉर्डिंग कम करो और फिर तब शुरू कर डालो।